नमस्कार, मैं मृणाल। राइट टू स्पीच में आपका स्वागत है। मैं मौजूद हूं गाजियाबाद वसुंधरा के सेक्टर 1 में और मेरे साथ मौजूद हैं पर्यावरण पुरुष और फिर एक वैद्य के रूप में बहुत बड़ी हस्ती से आज मैं मिलाने जा रहा हूं, जो कि कैंसर जैसी बीमारी को कहीं तक पूरे भारत के अंदर न जाने एलोपैथिक के जरिए भी एक बार को मात नहीं दी जा सकती है। लेकिन अगर बात करें वही भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई आयुर्वेद एक संस्कृति की, रूपचंद नागर जी की, जो कि वसुंधरा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं कैंसर की ही बीमारी में नहीं, जबकि बहुत सारी ऐसी जटिल बीमारी हैं जो कि इंसान को हमेशा जकड़े रहती हैं और इंसान उससे निकल नहीं पाता है। बात करूं मैं एलोपैथिक मेडिसिन की, तो ये कहीं तक हमारी जिंदगी को आज तो सॉल्व कर सकती हैं, लेकिन जितना जिंदगी को आज सॉल्व कर रही हैं उतनी ही जिंदगी को ये शॉर्ट भी कर रही हैं। तो सर, पहले तो मैं आपका नमस्कार करूंगा कि जिस तरीके से मैं यहाँ पर पहुंचना हुआ है। धन्यवाद साहब। सर, मैं बात करूंगा जैसे कि आप यहाँ पर, हालांकि आपकी उपलब्धियों के बारे में तो खैर मैं बखान पहले भी कर चुका हूँ, लगाए पॉलिटिक्स से लेकर के और कि कहीं तक पूरे क्षेत्र में अपनी सेवाओं के तौर पर यानी कि जाने जाते हैं एक भव्य पुरुष के रूप में। तो सर, जिस तरीके से मैं बात करूंगा आपके मेडिसिन व्यवस्था को लेकर के, तो सर इस पर कुछ प्रकाश डालिए और हमारे दर्शकों को बताइए। धन्यवाद राही जी, आप मेरे यहाँ पहुँचे इंटरव्यू लेने के लिए। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपके इस चैनल के माध्यम से नई साल पर 2024 के आगमन पर पूरे भारतवर्ष के समस्त लोगों को, समस्त गणमान्य महापुरुषों को, आम आदमी को अपनी ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी में 22 जनवरी को जो श्री राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर मैं सबको बधाई देता हूँ, क्योंकि ये जन्म जन्मांतर का काम है और इसमें मैं तो अपने आप में त्रेता युग का अनुभव कर रहा हूँ। रामचंद्र जी जैसे उसे श्रीलंका से आए थे अयोध्या में, आज पुनः अयोध्या में पधार रहे हैं। मैं उनका आपके चैनल के माध्यम से श्री राम का नागरिक अभिनंदन करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ और प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे देश को देता हूँ। आपने बात करी है वैद्य की। देखिए, वैद्य कोई नया प्रोफेशन नहीं है। वैद्य कोई ऐसी पैथी नहीं है कि जिसको अब ना अपनाया जाए। ये तो खान पान का शुद्ध होना, अपने आचरण का शुद्ध होना और जो वनस्पति है हमारी, भाई जो खाद्य सामग्री हम खाते हैं, जो साग सब्जी हम खाते हैं, बथुआ खाते हैं, अंगूर खाते हैं, ये ही तो आयुर्वेद है। बस इसका बैलेंस ठीक होना चाहिए। जैसे अभी पीछे एक ने मुझसे पूछा कि साहब आप आयुर्वेद की बात बहुत करते हैं, खान पान की। मैंने कहा देखिए आप क्या खा रहे हो। जब मैं गया उनके यहाँ तो अंगूर खा रहे थे। मैं कहा आप क्या खा रहे हो? केले अंगूर। तो मैंने कहा जो लोग अंगूर खाते हैं उनका गला खराब नहीं होता, तो आप उसका आपकी पूर्ति गले और अंगूर से होगी। लेकिन यदि आप इसे नहीं खाएंगे और आपको गले का रोग होता है, फेफड़े का रोग होता है, तो हम क्या करते हैं? हम द्राक्षासव देते हैं। द्राक्षासव भी तो अंगूर ही है, अंगूर से बनी हुई उसकी औषधि है। तो ये जो खान पान है हमारा, यही आयुर्वेद है। इसका बैलेंस ठीक रहे, इसका खान पान ठीक रहे, यानी कि पृथ्वी जो 5 तत्वों से बनी है, इसमें जितने भी मिनरल्स जिस रेशों में हैं, उसी रेशों में हमारे शरीर में वो मिनरल्स रहने चाहिए, तो हम स्वस्थ रहेंगे। जब मिनरल्स डगमगा जाते हैं तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। जहाँ तक सवाल है, अभी आपने कैंसर के बारे में कहा और मेरे जानकारी के बारे में कहा, ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मेरी नहीं है कि भाई मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया हो। ये पद्धति तो आदिकाल से चली आ रही है। मैं जिस परिवार से हूँ, मेरे दादाजी साधारण इलाज करते थे, पशुओं का इलाज करते थे, क्योंकि छोटे छोटे गांव थे। हमारे गांव में के साथ में बहुत बहुत दूर दूर के लोग आते थे, क्योंकि कोई गांव नहीं था, रात को वहाँ ठहरते थे। यदि किसी का पशु बीमार है तो हमारे दादाजी इलाज कर देते, आदमी बीमार है तो दादाजी इलाज कर देते थे, योग से ही इलाज कर देते थे। आपको मालूम है पहले बीमारी कम क्यों होती थी? क्योंकि लोग नंगा पैर रहते थे। नंगे पैर रह करके जो कांटे लगते थे, जो चुभन होती थी, उससे हमारे जो पैर हैं उनके जो पॉइंट हैं वो दब जाया करते थे और वो अपने आप में ठीक हो जाया करते थे। आज जब लोगों ने जूता पहने शुरू किए,
मौजे पहनने शुरू किए, जमीन पर चलना बंद कर दिया है, तो आज उनको एक्यूप्रेशर करवाना पड़ता है। पद्धति तो वही है, वो नंगे पैर रह करके हो जाते थे, उसमें आप एक्यूप्रेशर कराते हैं। मेरे दादाजी जो कि बड़े परिवार से थे हम लोग, ईश्वर की कृपा रही है हम पर, मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, अहंकार शब्द हो जाएगा। मैं उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे ऐसे घर में जन्म दिया, ऐसे दादा के घर में जन्म दिया। तो मेरे दादा जो है 4-5 गांव के जमींदार हुआ करते थे, बड़ा गांव था। तो दादाजी के यहाँ से अनेक आश्रमों में भूसा, चारा और अनाज जाया करता था आश्रम में, गुरुकुल पद्धति थी। तो मैं 50-55 साल पहली बात बता रहा हूँ। तो यहीं से अनेक आश्रमों में जाते थे। एक संत श्री माली जी महाराज हुए थे, वो दादाजी के पास आते थे। बड़े प्रकांड पंडित थे। पंडित का मतलब मेरा ब्राह्मण से नहीं हो रहा, पंडित का मतलब उसे, पंडित का मतलब है बड़े ज्ञानवान थे, बड़े विद्वान थे, और आयुर्वेद की जड़ी बूटियों का ज्ञान उन्हें बहुत था। तो उधर मेरे दादाजी के मुझ में संस्कार थे। तो मैं उनके संपर्क में, दादाजी ने मुझे भेजा और उन्होंने मुझे दीक्षा दी। उन्होंने मुझे जड़ी बूटियों की पहचान कराई। उनका तो बड़े मतलब उनकी एजुकेशन या उनकी दीक्षा ऐसी नहीं थी कि किसी को मार कूट करके समझाया जाए, बड़े हंसी हंसी में और मनोरंजन के रूप में समझाया करते थे। पता है वो क्या कहते थे? वो कहते थे औषधि तो बोलती है। तो मैंने एक दिन पूछा कि औषधि बोलती है, और आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं जनमानस को बता रहा हूँ, औषधि बोलती है। बोलने का मतलब ये नहीं है कि वो आवाज देती है, बल्कि उसका नाम, उसका बनावट, उसका चेहरा, उसका रंग, उससे विद्वान लोग आभास कर लेते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा बोलूंगा, जैसे पीपल का पत्ता है, पीपल का पत्ता को जब देखते हैं तो पीपल का पत्ता हमें ये दर्शाता है, यानी कि पीपल का पत्ता मुझसे ये कहता है, ए वेद जरा देख मेरी बनावट दिल की तरह क्यों। जब उस पर अध्ययन करते हैं तो पीपल दिल के लिए सबसे अच्छा है, सांस के लिए सबसे अच्छा है। पीपल के पत्ते को चावने के बाद में सांस की बीमारी कम होती है, उस पर असर पड़ता है। लीवर की बीमारी कम होती है, उस पर असर पड़ता है। हार्ट की बीमारी कम होती है, उस पर असर पड़ता है। ऐसे ही अर्जुन का पौधा है। अर्जुन माने अर्जुन एक वीर। अर्जुन महाभारत का अर्जुन को ले लीजिए, उसी के नाम पर उसका नाम पड़ा होगा शायद। अर्जुन का, जिसका दिल बड़ा हो, जिसका हृदय बड़ा हो, यानी कि 1.25 शेर का दिल रखने वाला। तो अर्जुन, फिर उसको अध्ययन करते हैं तो अर्जुन की छाल जो है या अर्जुन पाउडर जो है वो दिल के काम आता है। जो उसका सेवन करते हैं उनको दिल में, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हमारे आदिकाल के हमारे संस्कारों में है, जो हमारे माता पिता सिखाते थे। आप क्या समझते हो? अभी एक पौधे का मैं नाम ले रहा हूँ, अपामार्ग। अपामार्ग चिटचिटा को कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो अपामार्ग चिटचिटा को कहते हैं। अपामार्ग का मतलब है कि जो रास्ते अवरुद्ध हो गए हों, उन रास्तों को खोलने के लिए उसका सेवन कर लीजिए। आपको पता है, जब मैं आपको बता देता हूँ कि जब महिला को प्रेग्नेंट होती है और उसको बच्चा नहीं हो पा रहा हो, तो आदिकाल में नाभि के नीचे और उसकी चिटचिटा का यानी अपामार्ग का लेप कर देते थे। बस 15-20 मिनट में बच्चा बाहर आ जाता था, जिस भी अवस्था में होता था, और बाकी उसे फिर धो देते थे। तो ऐसी औषधियों में ताकत है, ऐसी औषधियों का नाम है। तुलसी कितना पवित्र नाम है, तो अब हर घर में पाया जाता है। ये कोई मेरी देन थोड़ी है, ये कोई और की देन थोड़ी है, ये तो आदि ऋषियों की देन है। अब ऋषि कौन थे? हमारे पूर्वज। अब हम अपने पूर्वजों की बात को ना माने तो ये गलती किसकी है? ये गलती तो हमारी है ना। अब जो किचन है, अब बीमारी का बढ़ने का कारण आपने पूछा है, पता है क्यों बढ़ रही है बीमारी? एक अब से मेरे याद आ रही है, आपको भी याद आ रही होगी कि अब से 10-20 साल पहले जब बच्चियां स्कूल में जाती थी तो एक पाकशाला का पाठ होता था अलग से, उनको हर चीज सिखाई जाती थी, बनाने की बात सिखाई जाती थी। आज रेप्सी बनाई सिखाई जाती है कि भाई उसमें बच्चे बना करके पिज्जा ये लेकर के जाते हैं, तरह तरह के स्वाद अनुसार बनाए जाते हैं। उस समय बच्चियों को भोजन सिखाया जाता था। काली मिर्च है घर में, क्यों है? काली मिर्च का एक फंक्शन है, और जो सौंठ रखी है उसका एक फंक्शन है, उसका जो जीरा है रखा उसका एक फंक्शन है, मेथी है उसका एक फंक्शन है। उसे बताते हैं। आप सीताफल को ले लीजिए, पेठा, पेठे को जीरे में नहीं छौंकते, क्यों? हम बताते हैं, जीरे को मेथी में छौंकते हैं, क्योंकि जीरे में छौंकने से वो जो है वायु बनाएगा, और पेठे को मेथी में छौंकने से वायु, स्वाद भी बढ़ जाता है। स्वाद ही बढ़ जाता। स्वाद एक अलग चीज है, मैं स्वाद पे तो फिर किसी दिन बोलेंगे हम कि कैसे बनेगा।
तो उसे बोलने के बाद, उसे मेथी डालने के बाद वो गैस का शमन करती है। इसलिए अब ये आदिकाल में चला आ रहा है, मेरा बनाया हुआ नहीं है, आपका बनाया हुआ नहीं है, ये तो आदिकाल से चला आ रहा है। हमारी किचन अपने आप में पूर्ण लैब है, बशर्ते कि उसको बच्चे जान लें, यूज कर लें। आज पता है क्या हो रहा है, मैंने नई बहू आई घर में, और ससुर ने कहा कि बेटा आज तो उड़द की दाल बनाओ। अब उड़द की दाल वो बनाने को गई, तो वहाँ दादी बैठी हुई है, वहाँ सास बैठी हुई है, उनसे नहीं पूछेगी बहू कि तुम जो है ये बना लो, समझिए, उनसे नहीं कहेगी कि तुम कैसे कैसे बनाओगे, गूगल से पूछेगी कि गूगल बाबा ये बताओ कि दाल कैसे बनेगी, उड़द की दाल कैसे बनेगी। समझे ना, जब गूगल से पूछे, गूगल पे कहाँ से आ गया जी, जैसा जिसने डाल दिया। ऐसे ज्ञान नहीं कहते, ज्ञान इसे नहीं कहते। ज्ञान तो जो सार्वदेशिक है, जो हर जगह है, सार्वभौम है, सत्य है, सत्य ही वेद है, सत्य ही आयुर्वेद है। सर मैं जैसे बात करूं कहीं तक विकसित राष्ट्रों की, जैसे कि जापान हो गया और फिर कहीं तक इंग्लैंड, अमेरिका, इस तरीके से वहां पर कहीं तक जो सभ्य पर्सन जो देखे जाते हैं, तो वो कहीं तक यानी कि हर कोई सीरियस है स्वास्थ्य को लेकर के। जिस देश का स्वास्थ्य ठीक है उस देश में यानी विकास को नहीं रोका जा सकता, ऐसे बहुत सारे विद्वानों का भी कहना है। लेकिन भारत के अंदर एक अलग ही हवा है। हवा क्या है? हवा यह है कि भारत में अगर मोटापा है, लोग मोटापे से जूझ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि खाते पीते खानदान से है, ठीक ठाक है। यानी कि अगर कोई वैसा है यानी कि पतला है या कुछ है, इसको लेकर के गवर्नमेंट भी सीरियस नहीं है। ठीक है, कहीं तक पूरे अगर किसी एक शहर का अगर हम सर्वे निकालें तो कम से कम 80% लोग मोटापे से जूझ रहे हैं, जो कि ये एक भयंकर बीमारी है। इस पर कई बार रिसर्च हो चुका है, ये भयंकर बीमारी है, इससे कैसे निजात ली जाए? देखिए, मोटापा बीमारी है, ऐसा नहीं है, मोटापा बीमारी है, लेकिन देखना ये किस कारण से है। जो हमारा खान पान गलत हो गया, तो हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट सिस्टम गड़बड़ा गया, और जब डाइजेस्ट सिस्टम गड़बड़ा गया तो पता नहीं उसमें से बनने वाली चर्बी कहाँ जमा होगी, वो किस स्थिति में होगी, उसीलिए सांस की बीमारी होगी, किडनी खराब होगी, ये तक बीमारी है। और ये सब खान पान के व्यवहार से आते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि लोग सीरियस नहीं है इसको लेकर के? हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, क्योंकि सरकार का भी काम है, लेकिन हमें खुद भी सोचना चाहिए। अब मार्केट में निकल जाओ ना, मार्केट में हर चौथी दुकान जो है वो फास्ट फूड की है, वो खान पान की है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो अब नेट ने वो कर दिया है, कभी ऑर्डर करो 5 मिनट में आ जाएगा, 5 मिनट में खाना आ जाएगा। और एक और आ गया कि उसका रेट इतना बढ़ा देते हैं, एक दिन रख देते हैं बृहस्पतिवार को। हमारे यहाँ एक दुकान है, उसमें रखा कि बृहस्पतिवार को एक पिज्जा के साथ एक पिज्जा फ्री। ऐसा कोई है और जो घर से दे देगा? तो ये जनता को बेवकूफ बना करके बिगाड़ने वाली बात है। उसमें कई केमिकल ऐसे डाले जा रहे हैं कि जो एक टेस्ट डेवलप कर देते हैं, उस टेस्ट के अनुसार आदमी उसका गुलाम हो जाता है। भाई, हम तो बचपन से ही बाजरे की रोटी और सरसों का साग खाते चले आ रहे हैं, हमें तो बाजरे की रोटी ने गर्मी करी नहीं। जिस तरीके से पूरा शहर मोटापे से जूझ रहा है, उसके लिए कोई शॉर्ट तरीका है कि कहीं तक फास्ट फूड से तो बचा ही जाए, लेकिन कहीं तक सीमित डाइट आपके हिसाब से क्या हो सकती है? देखो, जहां तक उसका सवाल है मोटापे का, एक तो शहरीकरण इसका सबसे बड़ा दोष है। दूसरा क्या है कि जो हम मिनरल्स हमें चाहिए, ज्यादातर 70% मिनरल्स हमको पानी से मिलते हैं, और पानी जमीन में रहा नहीं। ये सोची समझी चाल है कि पहले तो हमारा पानी खत्म कर दिया, अब वो पानी जब जमीन में नहीं रहा तो अब आरओ आ गया, आरओ ने सारे मिनरल्स निकाल दिए, तो पानी में वो ताकत है ही नहीं, पानी में वो मिनरल्स रहे ही नहीं जो हमारे शरीर को जरूरत है। उसके बावजूद भी हम लोग इतने आलसी हो गए, क्योंकि जितने भी शहरों का विकास हुआ है ये सब गांव से पलायन करने के बाद जो बसे हैं लोग, उन्हीं से तो हुआ है। वहां से तो मेहनत करके आए हैं, और शहर में मेहनत करता नहीं आदमी, इसलिए भी मोटापा बढ़ रहा है। तो फिर यहाँ पर पानी की बात हुई, बात करूं मैंने सुना है कि कहीं तक आप कितने % तक गारंटी लेते हैं कैंसर को कहीं तक मात देने की? देखिए, जहां तक गारंटी का सवाल है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि साहब आपकी कोई गारंटी है? तो मैंने कहा मैं आपको गारंटी दे दूंगा 100%, लेकिन मेरी भी तो गारंटी ले लो, कल मैं मिलूंगा।
जब मेरी गारंटी नहीं है तो मैं किसी की गारंटी नहीं ले सकता। अच्छा, आपके अनुसार कितने ऐसे पैसे मैं बताऊंगा कि जब मेरी गारंटी नहीं है तो मैं दूसरी गारंटी कैसे ले लूँ। मैं रोग की गारंटी की बात कर मैं रोग की कह रहा हूँ जी, मैं भी रोग की कह रहा हूँ कि मैं रोग की गारंटी कैसे ले लूँ, क्योंकि एलोपैथी में तो परहेज है नहीं, आयुर्वेद में तो परहेज है। हमारे पेशेंट ने जाकर परहेज नहीं करा तो मैं क्या करूँगा। दूसरा जो दवाइयाँ हैं, सिस्टम है, शेड्यूल है, उसके अनुसार नहीं दी तो मैं क्या करूँगा, तो उसमें गारंटी कहाँ से आई। फिर आयुर्वेद ये मानता है, आयुर्वेद जो 4 वेद है उन्हीं का 5वां उपवेद जो है वो आयुर्वेद है। वो ये मानता है कि एक रोग होता है, एक भोग होता है। हमने जो कर्म किए हैं, प्रारब्ध है, तो जो हम पूर्व जन्म में करके आए उसे भोगना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। आखिर कोई ना कोई तो बात है कि भाई मोदी कहाँ से आकर के कहा। मैं ये कह रहा हूँ, इससे साइंटिफिक बात हो जानी चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ जी, सुनो तो सही। देखिए, कोई ना कोई तो कारण है कि मोदी कहाँ पैदा हुआ, आज सारा दुनिया जोर लगाने के बाद भी उसे नहीं हटा पा रही। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध है, पूर्व जन्म का कोई ना कोई कर्म है, इसको मानना पड़ेगा। कोई माने नहीं माने, लेकिन मैं तो यानी कि आपका कहने का मतलब है कि किसी को कैंसर हुआ तो पूर्व जन्म का जो नहीं, आप पहले पूरी बात सुनिए। आप, एक रोग है, एक भोग है। रोग का इलाज है, भोग का कोई इलाज नहीं है। यदि किसी को परमात्मा ने किसी रोग, किसी उसका भोग की सजा देनी है तो उसको एलोपैथी क्या, होम्योपैथी का, आयुर्वेदिक क्या, सिवा परमात्मा के कोई बचा ही नहीं सकता। ये तो होगा भोग। अब रोग है और सही सलामत से इलाज हो जाओ तो ठीक हो जाता है। और इसके अलावा आप जैसे कैंसर की बात आप कह रहे हैं, सारे लोग आकर के मुझसे कैंसर की पूछते हैं कि आपके यहाँ के लोग जो हैं वो सारे लोग जो वहाँ से कैंसर ज़्यादा ठीक हो रहे हैं, ये आपके यहाँ ठीक क्यों हो जाते हैं। तो मैंने कहा, कैंसर जो हमारे गुरुजी हुए हैं, जो हमारे दादाजी हुए हैं, उन्होंने जड़ी बूटियाँ बताई हैं। मैं तो लोगों से कह देता हूँ, भैया तुझे ये कैंसर है तो या ये रोग है। कई बार ऐसे होता है कैंसर डिक्लेयर होते हैं, मैं उन्हें देख करके बताया कैंसर तो नहीं है, तो ये दवाई घर जा करके ले लेना। दवाई का मतलब जड़ी बूटी। बहुत सारी चीजें हैं। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से, चलो मेरी याद आ गई, चैनल के माध्यम से मैं कुछ चीजें आवाम को देना चाहता हूँ, जनता को देना चाहता हूँ। वो ये हैं, जो मैं आवाम को देना चाहता हूँ वो ये है कि कई चीजें घरों में होनी चाहिए। क्यों नहीं है? तुलसी है, घर में होती है, तुलसी की जगह और चीज नहीं होती। जैसे अपराजिता है, सफेद फूल की अपराजिता प्रत्येक किसान के घर में होनी चाहिए, क्योंकि सफेद अपराजिता की जड़ जहर को खत्म करती है। यदि कोई सांप भी काट खाए, अपराजिता की जड़ का घोल उसको दे दिया जाए तो सांप के जहर की संभावना चढ़ने की कम हो जाती है, कुत्ते काटने की जहर की संभावना कम हो जाती है। लेकिन है ही नहीं किसी के पास, देते ही नहीं। अब पीछे कोविड आया था, पीछे वो आया था, क्या नाम, डेंगू। जब डेंगू आया था तो यहाँ लोगों ने बड़ी हाहाकार मची, डेंगू प्लेट कम हो जाती है। लो, मैं आपके मंच उसके माध्यम से बता देता हूँ जनता को कि हर घर में, क्या हर मोहल्ले में सहजन होनी चाहिए। सहजन एक पेड़ होता है जिसको इंग्लिश में ड्रमस्टिक कहते हैं, साउथ में उसको सांवर में हर सब्जी में डाला जाता है। सहजन खाने से प्लेट डाउन नहीं होती, शरीर के दर्द की बहुत अच्छी दवा है, औषधि है, पेड़ है। पहले लोग सहजन की फली की सब्जी खाते थे, आज नहीं खा रहे तो बीमार हो जाओ। मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ जो है सहजन खाने की सलाह दी थी डेंगू में, और बहुत लोगों को फायदा हुआ। तो ऐसी बहुत सारी औषधियाँ हैं। पहले सिरका नहीं बनता था घर में, तो सिरका क्या काम करता था? डाइजेस्ट करता था ना। आज सिरका कहाँ चला गया? आज सिरका है नहीं, मार्केट से गायब, क्योंकि गन्ना नहीं रहा, कोल्हू नहीं रही, चीनी बन रही है, तो फिर केमिकल आ गया सिरका की जगह। और उस केमिकल में मूली डाल करके जो खा रहे हैं वो तो और पेट खराब करेगा और शरीर खराब करेगा, हड्डियों को गलाएगा। तो जो ओरिजिनल चीज थी वो खत्म होती जा रही है। तो भैया बीमारी तो देखो आपको भोगनी पड़ेगी, किसी और किसी गलती नहीं है, जनता की गलती है, जनता ही भुगतेगी। आप हमारे दर्शकों को बस इतना और बता दीजिए कि इलाज के तौर पर ये इन चीजों का खास तौर पर इलाज किया जाए। जैसे देखिए, हाँ मैं बताता हूँ। एक तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रातः काल रोजाना की नीम की दातून करनी चाहिए। सप्ताह में एक दिन की करके दातून करनी चाहिए। ऐसा करने से उनके जबड़ा ठीक रहेगा, उनके ऐसा करने से उनके मुंह की कई बीमारियां दूर हो जाएंगी। दूसरा, शाम को सोते समय त्रिफला का सेवन करना चाहिए। त्रिफला का सेवन करने से आपकी गल ग्रंथि ये ठीक रहेंगी, आपके शरीर में
जीभ में लार बनेगी तो आपका डाइजेस्ट सिस्टम ठीक रहेगा। त्रिफला से डाइजेस्ट सिस्टम नहीं बनता, बल्कि क्या करते हैं, त्रिफला हमारी ग्लैंड्स को, हमारी जो ये गल ग्रंथि है, इनको चालू करता है और यहाँ से हमारी जीभ पर लार बनती है। और लार जब शरीर में जाती है, लार जब खाने पे जाती है तो खाने को हजम करने का काम करती है। जिसका खाना हजम हो गया उसका पेट ठीक रहेगा, उसकी गैस नहीं बनेगी, वरना तो भाई कुछ ना कुछ तो होगा। कहने का मतलब है कि सारी बीमारियां तो पेट से ही स्टार्ट। हाँ, पेट से ही स्टार्ट। पेट सही है तो सब कुछ। हाँ, सब कुछ सही है जी, पेट ठीक है। हमारे साथ में रूपचंद नागर जी, जो कि कहीं तक यानी कि इन्होंने आयुर्वेद पर बहुत अच्छी जानकारी दी और फिर बताया कि लोग किस तरीके से अपनी समस्याओं से जो जूझ रहे हैं उनों से निजात पा सकते हैं और फिर कहीं तक उन चीजों को अमल में लाया जाए। बने रहिए मृणाल के साथ में, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।